नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। वेलकम बैक टू स्कूल। आज जो हमारा वीडियो होने वाला है ये इतिहास वैकल्पिक विषय के सिलेबस से रिगार्डिंग होने वाला है। इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल का पूरा सिलेबस देखेंगे और हम लोग हिंदी में देखेंगे। इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा, आप उस वीडियो को देखें। फिलहाल ये वीडियो पूरी तरीके से हिंदी विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। तो आपको पता है कि वैकल्पिक विषय में, हिस्ट्री के वैकल्पिक विषय में पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। दोनों ही 250 मार्क्स के होते हैं और राइटिंग फॉर्म में होते हैं। पेपर 1 में एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास प्लस मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास होता है, और पेपर 2 में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। इसी सेगमेंट में यानी एंशियंट और मिडाइवल वाले सेगमेंट में आर्ट एंड कल्चर से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और ये जो दोनों पेपरों का डिवीजन है ये दो दो सेगमेंट्स में है, यानी एंशियंट प्लस मिडाइवल पेपर 1, मॉडर्न प्लस वर्ल्ड पेपर 2। तो हम लोग सबसे पहले पेपर 1 देखते हैं और इसमें भी हम लोग एंशियंट वाला पार्ट देखते हैं। तो अगर एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले देखिए, प्राचीन इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी वर्णन ये हमें देखना होता है। पुरातात्विक स्रोतों में हमें अन्वेषण यानी खोज, जो इतिहास में जो पुरातात्विक खोजें हुई हैं, जो साहित्यिक खोजें हुई हैं, उत्खनन यानी एक्सकेवेशन, पुरालेख विधि, मुद्रा शास्त्र और स्मारक। इन साहित्यिक स्रोतों में स्वदेशी स्रोत भी होते हैं और विदेशी स्रोत भी होते हैं। स्वदेशी स्रोतों में प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत यानी प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, यानी कविताएं, विज्ञान साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, धार्मिक साहित्य। ये जो कविता, विज्ञान साहित्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य और धार्मिक साहित्य होता है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, द्वितीयक स्रोत क्या होते हैं, ये आप क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग विदेशी वर्णन पढ़ते हैं, विदेशी साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग ग्रीक, चीनी और अरब लेखकों को पढ़ते हैं, अरब लेखकों के द्वारा लिखे हुए साहित्य को पढ़ते हैं। जो दूसरा टॉपिक है प्राचीन इतिहास में वो है प्रागैतिहास और आद्य इतिहास यानी प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री। इसमें हम लोग भौगोलिक कारक पढ़ते हैं, कृषि का आरंभ पढ़ते हैं और शिकार और संग्रहण पढ़ते हैं। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि पुरापाषाण और मध्यपाषाण को ब्रैकेट में लिखा है, प्लस नवपाषाण और ताम्रपाषाण चैल्कोलिथिक एज को ब्रैकेट में लिखा है। नवपाषाण वो समय है जब इंसान कृषि आरंभ करता है। पुरापाषाण, मध्यपाषाण वो समय है जब इंसान शिकार और संग्रहण करता है, हंटिंग और गैदरिंग करता है। ताम्रपाषाणिक युग में इंसान और प्रखर रूप से कृषि करने लग गया। ये डिवीजन इसीलिए किया गया है। तो हम इसमें प्रागैतिहास और आद्य इतिहास में पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण युग पढ़ते हैं। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हम लोग उदय, उसका काल, विस्तार क्षेत्र, विशेषताएं और पतन, अस्तित्व एवं महत्व, कला स्थापत्य और इसकी विरासतीय निरंतरता पढ़ते हैं। चौथा जो टॉपिक है वो है महापाषाण युगीन संस्कृति यानी मेगालिथिक कल्चर्स, जिसमें सिंधु से बाहर पशुचारण और कृषि संस्कृतियों का विस्तार, सामुदायिक जीवन का विकास, बस्तियां, कृषि का विकास, शिल्पकर्म, मृदभांड और लौह उद्योग हमें देखना है। ये आप जानते ही हैं कि महापाषाणिक युगीन संस्कृतियां थी। ये वो संस्कृतियां हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता से बाहर की सभ्यता है। सिर्फ ऐसा तो था नहीं कि भारतीय क्षेत्र में या भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे सिर्फ वही संस्कृति मौजूद थी। इसके अलावा और भी कई ग्रामीण संस्कृतियां मौजूद थीं।
जिन संस्कृतियों से मिलकर सिंधु सभ्यता बनी, यानी नल्ली, झोप, क्वेटा आदि आदि संस्कृतियों से मिलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभ्यता बनी, उसके अलावा और भी कई संस्कृतियां मौजूद थी। उन संस्कृतियों के बारे में हम इस चौथे टॉपिक में पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो पांचवा टॉपिक पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में पेपर 1 के लिए, वो है आर्य वैदिक काल, यानी आर्यों का आगमन, उनका भारत में प्रसार विस्तार, वैदिक काल जिसमें धार्मिक और दार्शनिक साहित्य, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक हुए रूपांतरण। रूपांतरण कैसे? राजनैतिक रूपांतरण, सामाजिक रूपांतरण और आर्थिक जीवन। वैदिक युग का महत्व, राजतंत्र और वर्ण व्यवस्था का क्रम विकास हम इसमें देखते हैं। सिक्स्थ जो टॉपिक है, छठा टॉपिक जो है, वो है महाजनपद काल, जिसमें महाजनपदों का निर्माण, गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय नगर केंद्रों का उद्भव, सिटी सेंटर्स का उद्भव, व्यापार मार्ग, आर्थिक विकास, टंकण यानी सिक्का बनाने की विधि, सिक्का ढलाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रसार, मगध और नंदों का उद्भव, ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण यानी पर्शियन और मैसिडोनियन आक्रमण हमें इसमें पढ़ना होता है। सातवां जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य, जिसमें मौर्य साम्राज्य की नींव, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, उसका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का महत्व इस काल में, अशोक और उसकी धर्म की संकल्पना। ये जो अशोक का धर्म है, आप इसको धम्म के रूप में जानते हैं। तो अशोक का धम्म की संकल्पना, उसका धम्म देश, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला, स्थापत्य एक मूर्ति शिल्प, विदेशी संपर्क, धम्म, धम्म का प्रसार, साहित्य, साम्राज्य का विघटन और उसके बाद शुंग और कण्व शासन। आठवां टॉपिक जो हम पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में वो है उत्तर मौर्य काल, जिसमें भारत यूनानी यानी इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पश्चिमी क्षत्रप और बाहरी विश्व से संपर्क हम लोग पढ़ते हैं। नगर केंद्रों का विकास हमें इसमें पढ़ना होता है, अर्थव्यवस्था, टंकण यानी सिक्का ढलाई का तकनीकी हमें इसमें पढ़नी होती है। धर्मों का विकास इसमें पढ़ेंगे, महायान जो कि बौद्ध संप्रदाय का एक सेक्ट है, सामाजिक दशाएं, कला, स्थापत्य, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान। इसके बाद हम लोग जो नौवां टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रारंभिक राज्य और समाज, जिसमें प्रारंभिक राज्य और समाज में हमें पूर्वी भारत, दक्कन, दक्षिणी भारत, खारवेल, सातवाहन, संगमकालीन तमिल राज्य, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, भूमि अनुदान। ये जो भूमि अनुदान है इसको हमें सामंतवाद से जोड़कर भी देखना है, क्योंकि ये भूमि अनुदान धीरे धीरे सामंतवाद में बदल जाएगा। इसके बाद हम लोग व्यापारी श्रेणी हम लोग पढ़ने हैं, जो ग्रुप्स होते थे, जो एसोसिएशंस होते थे उनके बारे में पढ़ने हैं। नगर केंद्रों के बारे में हमें पढ़ना है, बौद्ध केंद्र के बारे में हमें पढ़ना है, संगम साहित्य, संस्कृति और कला और स्थापत्य। ये जो कला और स्थापत्य है, ये जो जितने भी टॉपिक्स हम लोग अब तक देखते आए, कला, स्थापत्य, ये हमारे आर्ट एंड कल्चर वाले सेगमेंट में भी कवर हो जाते हैं। 10वां जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है गोल्डन एज यानी गुप्त वंश, गुप्त काल। गुप्त काल को गोल्डन एज या स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये हमें इसी टॉपिक के अंदर पढ़ना होता है। वाकाटक, वर्धन वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, आर्थिक दशाएं, गुप्तकालीन टंकण यानी गुप्त काल के समय की मुद्रा और सिक्का ढलाई की जो टेक्निक थी वो इतनी उच्च थी, और उच्च क्यों थी उसके बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। भूमि अनुदान, नगर केंद्रों का पतन, भारतीय सामंत शाही। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सामंत शाही, ये भूमि अनुदान से, इस भूमि अनुदान से ये सामंत शाही सीधे सीधे लिंक करती है। जाति प्रथा, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, शैक्षिक संस्थाएं के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। हमें इसमें शैक्षिक संस्थाएं जैसे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, साहित्य, विज्ञान, कला और स्थापत्य को हमें इसमें पढ़ना है, क्योंकि गुप्त काल इन सब चीजों में सबसे अच्छा था। इस समय हमें साहित्य, विज्ञान,
कला स्थापत्य बहुत अच्छी श्रेणी का मिलता है, यानी क्लासिकल मिलता है। जो 11वां टॉपिक है वो है गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, जिसमें हमें कंदम वंश, पल्लव वंश, बादामी का चालुक्य वंश, राज व्यवस्था प्रशासन, व्यापारिक श्रेणियां, साहित्य, वैष्णव एवं शैव धर्मों का विकास, तमिल भक्ति आंदोलन, शंकराचार्य जिसमें हमें वेदांत, मंदिर संस्थाएं और मंदिर स्थापत्य, ये फिर से आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट हो जाता है। पाल वंश, सेन वंश, राष्ट्रकूश वंश, परमार वंश, राज्य व्यवस्था प्रशासन, सांस्कृतिक पक्ष, सिंध के अरब विजेता, यानी अब सिंध को अरब से आने वाले आक्रमणकारियों ने जीतना शुरू करा। उसके बाद हमें इसमें अल बरूनी, कल्याणी के चालुक्य, चोल वंश, होयसल वंश, पांड्य वंश, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, स्थानीय शासन, कला एवं स्थापत्य का विकास, धार्मिक संप्रदाय, मंदिर मठ, अग्रहार वंश, शिक्षा एवं साहित्य और अर्थव्यवस्था एवं समाज हमें इसमें पढ़ना होता है। फिर हम लोग जो 13वां टॉपिक है, यहां से हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास हम लोग 13 टॉपिक से 13वें नंबर के टॉपिक से पढ़ेंगे, जिसमें प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, इसमें हम लोग 750 से 1200 तक इसकी व्यवस्थाएं देखेंगे। 750 से 1200 तक की सांस्कृतिक परंपरा हमें इसके अगले टॉपिक में देखना है। इसमें हम लोग राज्य व्यवस्था, उत्तरी भारत एक प्रायद्वीप में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम, राजपूतों का उद्गम और उदय पढ़ना है, चोल वंश पढ़ना है, भारतीय सामंतशाही पढ़नी है, कृषि अर्थव्यवस्था, नगरीय बस्तियां, व्यापार और वाणिज्य पढ़ना है, समाज पढ़ना है, ब्राह्मण की स्थिति और नई सामाजिक व्यवस्था पढ़नी है, स्त्रियों की स्थिति पढ़नी है, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें इसमें पढ़नी है। जो 14 टॉपिक है वो है भारत की सांस्कृतिक परंपरा, किस समय की, 750 से 1200 तक की। दर्शन पढ़ना है, शंकराचार्य और वेदांत, रामानुज और विशिष्टाद्वैत, मध्य एवं ब्रह्म और मीमांसा। धर्म में हमें धर्म के स्वरूप और विशेषताएं, तमिल भक्ति संप्रदाय, भक्ति का विकास, इस्लाम एवं भारत में इसका आगमन, सूफी मत पढ़ना है। साहित्य में हमें संस्कृत साहित्य, तमिल साहित्यों का विकास, नव विकासशील भाषाओं का साहित्य, कल्लड़ की राज तरंगिणी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस समय को जानने के लिए, अल्बरीनी की इंडिका। कला और स्थापत्य में हमें मंदिर स्थापत्य, मूर्ति शिल्प और चित्रकला पढ़नी है। जो 15 टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री में, लेकिन मिडाइवल सेक्शन का, उसमें हमें 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना पढ़नी है, गौरी के आक्रमण और गौरी की सफलता के पीछे क्या कारक थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणाम हम देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों को हम लोग देखेंगे, सुदृढ़ीकरण हम लोग देखना है, इल्तुतमिश, बलबन का शासन हमें देखना है। इसके बाद जो 16 टॉपिक जो है प्राचीन इतिहास में मध्यकालीन सेगमेंट का, उसमें हम लोग 14वीं शताब्दी, जिसमें हम लोग खिलजी क्रांति देखेंगे। हालांकि खिलजी क्रांति कहना टेक्निकल टर्म में सही तो नहीं है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जो क्रांति है ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने तख्ता पलट करा और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से तख्ता पलट करा। तो इस अगर रूप से हम लोग देखें तो इसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। उसके बाद हमें अलाउद्दीन खिलजी, उसके विजय, क्षेत्र प्रसार, कृषि और आर्थिक उपाय। अलाउद्दीन खिलजी जो था ये अलेक्जेंडर बनना चाहता था, सिकंदर बनना चाहता था, जिस वजह से ये विजय करेगा और क्षेत्र प्रसार करेगा, क्योंकि सिकंदर का भी कुछ कुछ जो तरीका था वो यही था। सिकंदर जो था विश्व विजय करने के लिए निकला था। अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि सिकंदर सानी बनना चाहता था, इसी कारण से इसने भी विजय और क्षेत्र प्रसार बहुत करा। इसके बाद हमें मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ना है, जिसमें हमें प्रमुख प्रकल्प, उसके जो प्रोजेक्ट्स थे वो पढ़ने हैं, जो उसने क्या कार्य करे, कृषि उपाय, और उसके बाद हमें मोहम्मद बिन तुगलक की अफसरशाही, जो कि फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी टॉपिक हो जाता है, महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, ये हमें पढ़ना है।
फिर हमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें उसके कृषि उपाय, सिविल इंजीनियरिंग, लोक निर्माण में उपलब्धियां, दिल्ली सल्तनत का पतन इसी काल में, विदेशी संपर्क और इब्न बतूता का वर्णन हमें इस काल में पढ़ना है। 17 नंबर का जो टॉपिक है वो है 13वीं और 14वीं शताब्दी का समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें हमें समाज, ग्रामीण समाज की रचना, नगर निवासी, स्त्री, धार्मिक वर्ग, सल्तनत के अंतर्गत जाति एवं दास प्रथा, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, संस्कृति, फारसी साहित्य, उत्तर भारत की क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य, दक्षिण भारत की भाषाओं का साहित्य, सल्तनत स्थापत्य एवं नए स्थापत्य रूप, चित्रकला, सम्मिश्रित संस्कृति का विकास, अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादन, नगरीय अर्थव्यवस्था एवं कृषितर उत्पादन का उद्भव, और व्यापार एवं वाणिज्य। 18 नंबर का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ते हैं 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी राजनीतिक घटनाक्रम एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें प्रांतीय राजवंशों का उदय, बंगाल, कश्मीर, गुजरात, मालवा, बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, लोधी वंश, मुगल साम्राज्य, इसमें बाबर और हुमायूं, सूर्य साम्राज्य, पुर्तगाली उपनिवेशिक प्रतिष्ठान हमें इसमें पढ़ने होते हैं। 19 नंबर का जो टॉपिक है उसमें हमें 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी के समाज और संस्कृति को पढ़ना है, जिसमें क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशिष्टताएं, साहित्य परंपराएं, प्रांतीय स्थापत्य, विजयनगर साम्राज्य का समाज, संस्कृति, साहित्य और कला हमें पढ़ना है। 20वें टॉपिक में हमें अकबर के बारे में पढ़ना है, विजय एवं साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, जागीरदारी, मनसबदारी व्यवस्था, राजपूत नीति अकबर की, धार्मिक एक सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सुलह कुल का सिद्धांत और धार्मिक नीति अकबर की हमें पढ़नी है। कला और प्रौद्योगिकी को राज दरबारी संरक्षण जो अकबर द्वारा दिया गया वो भी हमें इसमें पढ़ना होता है। 21 नंबर का जो टॉपिक है उसमें हमें 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य, जिसमें जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की प्रमुख प्रशासनिक नीतियां, साम्राज्य एवं जमींदार, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, मुगल राज्य का स्वरूप, उत्तर 17वीं शताब्दी का संकट एवं विद्रोह, अहोम साम्राज्य, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और प्रारंभिक मराठा राज्य हमें इसमें पढ़ने होते हैं। 22 नंबर के टॉपिक में हमें 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था और समाज पढ़ना, जिसमें जनसंख्या, कृषि उत्पादन, शिल्प उत्पादन, नगर, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों के माध्यम से यूरोप के साथ वाणिज्य, व्यापार क्रांति, भारतीय व्यापारी वर्ग, बैंकिंग, बीमा, ऋण प्रणालियां, किसानों की दशा, स्त्रियों की दशा, सिख समुदाय और खालसा पंथ का विकास हमें पढ़ना होता है। 23 नंबर के टॉपिक में हमें मुगल साम्राज्यकालीन संस्कृति, जिसमें हम फारसी इतिहास एवं अन्य साहित्य, हिंदी एवं अन्य धार्मिक साहित्य, मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला, प्रांतीय स्थापत्य और चित्रकला, शास्त्रीय संगीत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमें पढ़ना है। 24 नंबर का जो टॉपिक है इसमें हमें 18वीं शताब्दी यानी मुगल साम्राज्य के पतन के कारक, क्षेत्रीय सामंत, जिसमें निजाम, बंगाल, अवध, पेशवा के अधीन मराठा का उत्कर्ष, मराठा राजकोषीय एवं वित्तीय व्यवस्था, अफगान शक्ति का उदय, पानीपत का युद्ध, ब्रिटिश विजय की राजनीति, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति हमें पढ़नी होती है। तो ये तो रहा हमारा पेपर 1, और पेपर 1 में हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास देख लिया। एक बार क्विक रिवीजन सिर्फ टॉपिक्स का हम लोग कर लेते हैं, जिसमें हमें पेपर 1 में प्राचीन इतिहास वाले सेगमेंट में स्रोत, प्रागइतिहास और आद्य इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, महापाषाणिक संस्कृतियां, आर्य और वैदिक काल, महाजनपद काल, उत्तर मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य, प्रारंभिक राज्य एवं समाज, गुप्त वंश, गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। यहाँ से हम लोग मध्यकाल में जा रहे हैं 13वें नंबर टॉपिक से। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, भारत की सांस्कृतिक परंपरा, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी,
13वीं और 14वीं शताब्दी का समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी राजनीतिक घटनाक्रम और अर्थव्यवस्था। 15वीं एवं प्रारंभिक 16वीं शताब्दी समाज एवं संस्कृति। अकबर। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था और समाज, मुगल साम्राज्यकालीन संस्कृति। 18वीं शताब्दी। ये टॉपिक हमें प्राचीन भारत में पढ़ने होते हैं। अब हम लोग पेपर 2 में चलते हैं। इससे पहले हम पेपर 2 में जाएं, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो पीडीएफ है यह आपको बैक टू स्कूल के टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पेपर 2 में हमें मॉडर्न इंडिया पढ़ना होता है, जिसमें हम लोग पहला जो टॉपिक है भारत में यूरोप का प्रवेश पढ़ते हैं, जिसमें प्रारंभिक यूरोप बस्तियां जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी हमें पढ़नी होती है। और इनके युद्ध हमें पढ़ने हैं, जो ये युद्ध कर रहे थे अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। कर्नाटक युद्ध, बंगाल, अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब के बीच संघर्ष, सिराज और अंग्रेज, प्लासी का युद्ध और प्लासी के युद्ध का महत्व हमें पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है पेपर 2 मॉडर्न इंडिया वाले सेगमेंट में, भारत में ब्रिटिश प्रसार, बंगाल, मीर जाफर, मीर कासिम, बक्सर का युद्ध, मैसूर, मराठा, 3 अंग्रेज मराठा युद्ध और पंजाब के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। थर्ड जो टॉपिक है ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना, जिसमें हमें प्रारंभिक प्रशासनिक संरचना, द्वैत शासन से प्रत्यक्ष नियंत्रण तक। यानी द्वैत शासन का मतलब होता है कि एक कठपुतली शासक को ये लोग बिठा देते थे अंग्रेज, और पर्दे के पीछे से शासन करते रहते थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करा और पूरी तरीके से अब ये शासक के रूप में यहां पर बैठ गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीस इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, मुक्त व्यापार का स्वर एक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का बदलता स्वरूप, अंग्रेजी उपयोगितावाद और भारत हमें इसमें पढ़ना है। जो चौथा टॉपिक है वो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव, जिसमें ब्रिटिश भारत में हमें भूमि पढ़नी है और पारंपरिक व्यापार और वाणिज्य की विस्थापन पढ़ना है। ब्रिटिश भारत में भूमि में हमें राजस्व बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त, महालवारी बंदोबस्त, राजस्व प्रबंध का आर्थिक प्रभाव, कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कैश क्रॉप्स को जो ज्यादा उगाने की जो परंपरा ब्रिटिशों ने जबरदस्ती जो भारत में ला दी, वो भूमिहीन कृषि श्रमिकों का उदय, ग्रामीण समाज का परिशीलन, हमें ये सब पढ़ना होता है। जो उसका फोर्थ टॉपिक में 2 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला हमने देख लिया। दूसरा जो है इसमें पारंपरिक व्यापार और वाणिज्य का विस्थापन में हमें अनौद्योगिकरण देखना है, पारंपरिक शिल्प की अवनति, धन का अपवाह, भारत का आर्थिक रूपांतरण, टेलीग्राफ, डाक सेवाएं, रेल संचार, ग्रामीण भीतरी प्रदेश में दुर्भिक्ष और गरीबी यानी अकाल और गरीबी, यूरोपीय व्यापार उद्यम, इसकी सीमाएं हमें इसमें देखनी है। जो 5वां टॉपिक है उसमें हमें सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, स्वदेशी शिक्षा की स्थिति, इसका विस्थापन, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद हमें पढ़ना है, भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रादुर्भाव हमें पढ़ना है, प्रेस, साहित्य, लोकमत का उदय, आधुनिक मातृभाषा साहित्यों का उदय, विज्ञान की प्रगति, भारत में क्रिश्चियन मिशनरियों का क्रियाकलाप या उनके प्रोग्राम्स को हमें इसमें पढ़ना होता है। जो 6th टॉपिक है इसमें हमें बंगाल और अन्य क्षेत्रों में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को पढ़ना है, राजा राम मोहन, ब्रह्मा आंदोलन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यंग बंगाल आंदोलन, दयानंद सरस्वती, भारत में सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन हमें पढ़ना है। आधुनिक भारत के विकास में भारतीय पुनर्जागरण का योगदान हमें पढ़ना है,
इस्लामी पुनरुद्धारवृत्ति, फरजाई और वहाबी आंदोलन पढ़ना है। ये जो पुनर्जागरण हम यहाँ पढ़ेंगे, इसमें हम यूरोप के पुनर्जागरण से भी इसकी तुलना करते हैं। सातवां जो टॉपिक है, इसमें हम लोग ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया पढ़ते हैं, जिसमें रंगपुर ढींग, कोल विद्रोह, मालाबार का मोपला विद्रोह, संथाल, हुल विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन विप्लव, मुंडा उन्गुलान समेत 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुए किसान आंदोलन, जनजातीय विप्लव, 1857 का महाविद्रोह, ये सब पढ़ना है। इनके स्वरूप, असफलता के कारण पढ़ने हैं, परिणाम पढ़ने हैं, और 1857 में किसान विप्लव के स्वरूप में बदलाव क्यों हुआ, 1920 और 1930 के दशकों में हुए किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी अगर समझे तो यहाँ पे हम हर तरीके के विद्रोह और आंदोलनों को पढ़ते हैं। क्यों 1857 के विद्रोह को इन सभी विद्रोहों से जोड़कर देखा जाता है, और क्यों यह कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक श्रृंखला में हुए विद्रोहों का बड़ा स्वरूप था। आठवां जो टॉपिक है, उसमें हमें भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म के कारक पढ़ने हैं, जिसमें संघों की राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बुनियाद, कांग्रेस के जन्म के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का पक्ष या इसकी थ्योरी, सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी, प्रारंभिक कांग्रेस के कार्यक्रम, उसके लक्ष्य, प्रारंभिक कांग्रेस के नेतृत्व की सामाजिक रचना, नरम दल, गरम दल, बंगाल विभाजन, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भारत में क्रांतिकारी उग्रपंथ का आरंभ हम पढ़ते हैं। इसके बाद हम गांधीयन एरा पढ़ते हैं, यानी गांधी का उदय पढ़ते हैं, गांधी के राष्ट्रवाद का स्वरूप, गांधी का जन आकर्षण, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने तक की राष्ट्रीय राजनीति, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज परिषद, राष्ट्रवाद, किसान आंदोलन, राष्ट्रवाद और श्रमिक वर्ग आंदोलन, महिला, भारतीय युवा तथा भारतीय राजनीति में छात्र हम पढ़ेंगे। 1937 का चुनाव तथा मंत्रालयों का गठन, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवल योजना और कैबिनेट मिशन हम पढ़ते हैं। 10वां जो टॉपिक है, उसमें हम औपनिवेशिक भारत में 1858 और 1935 के बीच संवैधानिक घटनाक्रम को पढ़ते हैं। 11वें टॉपिक में राष्ट्रीय आंदोलन की अन्य कड़ियां, जैसे क्रांतिकारी, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी, मद्रास, भारत के बाहर वाम पक्ष, कांग्रेस के अंदर का वाम पक्ष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य वाम दल पढ़ते हैं। 12वें नंबर के टॉपिक में हम अलगाववाद की राजनीति पढ़ते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सांप्रदायिकता हम पढ़ना है। विभाजन की राजनीति, सत्ता का हस्तांतरण और स्वतंत्रता हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद जो 13 नंबर का टॉपिक है पेपर 2 में, इसमें हम लोग स्वतंत्र भारत के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्वतंत्रोत्तर भारत के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम एक राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ीकरण, नेहरू की विदेश नीति, भारत और उसके पड़ोसी राज्यों का भाषावाद पुनर्गठन, क्षेत्रीयतावाद, क्षेत्रीय असमानता, भारतीय रियासतों का एकीकरण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, निर्वाचन की राजनीति में रियासतों के नरेश यानी प्रिंस, राज्य भाषा का प्रश्न। यानी इस समय हम ये पढ़ेंगे, सबसे पहले नेहरू की विदेश नीति, भारत और उसके पड़ोसी राज्य, और इसमें जो सबसे जरूरी हम पढ़ना है वो है राज्यों का भाषावाद पुनर्गठन और निर्वाचन की राजनीति में रियासतों के नरेश। 14 नंबर का जो टॉपिक है, उसमें हमें जाति और नृजातित्व यानी उत्तर औपनिवेशिक निर्वाचन राजनीति में पिछड़ी जातियां और जनजातियां और दलित आंदोलन। 15 नंबर के टॉपिक में आर्थिक विकास और राजनीतिक परिवर्तन,
इसमें हम भूमि सुधार, योजना और ग्रामीण पुनर्रचना की राजनीति, उत्तर औपनिवेशिक भारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण नीति, विज्ञान की तरक्की हमें पढ़ना है। इसके बाद हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के सेगमेंट में जाते हैं, जो कि 16 नंबर से शुरू होता है, प्रबोध और आधुनिक विचार, जिसमें हम प्रबोध के प्रमुख विचार, इमैनुअल कांट, रूसो, उपनिवेशों में प्रबोध, प्रसार, समाजवादी विचारों का उदय, मार्क्स तक हमें पढ़ना है। यानी समाजवादी विचारक शुरुआती वाले और कार्ल मार्क्स तक हमें पढ़ना है। मार्क्स के समाजवाद का प्रसार हमें पढ़ना है। 17 नंबर का जो टॉपिक है, इसमें हमें आधुनिक राजनीति के मूल स्रोत यानी यूरोपीय राज प्रणाली, अमेरिकी क्रांति और संविधान, फ्रांसीसी क्रांति और उसके परिणाम, अब्राहम लिंकन के संदर्भ के साथ अमेरिकी सिविल युद्ध और दासता का उन्मूलन। दास प्रथा पूरी तरीके से समाप्त किसने करी है? अमेरिका में अगर देखें तो अब्राहम लिंकन इसके अग्रदूत बनकर सामने आए। ब्रिटिश गणतंत्रात्मक राजनीति, संसदीय सुधार, मुक्त व्यापारी चार्टरवादी। एक चीज आप यहां समझते रहिए कि जैसे जैसे ब्रिटेन में और यूरोप में बदलाव होंगे, वैसे वैसे उनकी उपनिवेशवादी जो तरीके हैं, जो तौर तरीके हैं लूटने के जो तौर तरीके हैं, वो यहाँ पर बदलते जाएंगे। 18वें नंबर के टॉपिक में हमें औद्योगिकरण पढ़ना है। अंग्रेजी औद्योगिक क्रांति, कारण समाज पर प्रभाव पड़ने हैं। अन्य देशों में औद्योगिकरण, यूएस में, जर्मनी में, रूस में, जापान में औद्योगिकरण और ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण हमें पढ़ना है। 19 नंबर में हमें नेशन स्टेट प्रणाली यानी राष्ट्रीय राज्य प्रणाली हमें पढ़ना है। इसमें हम 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, जर्मनी इटली में राज्य निर्माण, पूरे विश्व में राष्ट्रीयता के अभिभाव के समक्ष साम्राज्यों का विक्टर हम पढ़ेंगे। 20वें नंबर के टॉपिक में हमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पढ़ना है, जिसमें हम दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बारे में पढ़ेंगे, लातीनी और अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बारे में, ऑस्ट्रेलिया, साम्राज्यवाद और मुक्त व्यापार, नव साम्राज्यवाद का उदय हम इसमें पढ़ेंगे। क्रांति और प्रतिक्रांति हमें 21 नंबर के टॉपिक में पढ़ना है, जिसमें 19वीं शताब्दी की यूरोपीय क्रांतियां, रूसी क्रांति, फासीवादी प्रतिक्रांति, इटली, जर्मनी और 1949 की चीनी क्रांति। इसके बाद हमें 22 नंबर के टॉपिक में वर्ल्ड वॉर पढ़ने हैं। आप ये जानते ही होंगे कि जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो पहला वर्ल्ड वॉर नहीं कहलाता था, वो कहलाता था ग्रेट वॉर। और क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध घटा तो इसी क्रम में उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाने लगा। तो पहला जो ग्रेट वॉर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संपूर्ण युद्ध के रूप में फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, समाजीय निहितार्थ, प्रथम विश्व युद्ध, कारण और परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध, कारण और परिणाम। उसके बाद हम 23rd जो टॉपिक है उसमें हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का विश्व पढ़ेंगे, दो शक्तियों का अभिभाव, तृतीय विश्व और गुट निरपेक्षता का अभिभाव, संयुक्त राष्ट्र संघ और वैश्विक विवाद। 24 नंबर के टॉपिक में हम लोग उपनिवेशिक शासन से मुक्ति, लातीनी अमेरिका, बोलीवर, अरब विश्व, मिस्र, अफ्रीका, रंगभेद से गणतंत्र तक, दक्षिण पूर्व एशिया, वियतनाम हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग 25 नंबर में औपनिवेशीकरण और अल्प विकास पढ़ेंगे, यानी डीकोलोनाइजेशन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जिसमें हम विकास के बाधक कारक लातीनी अमेरिका, अफ्रीका हमें पढ़ना होता है। 26 नंबर में हम लोग यूरोप का एकीकरण पढ़ेंगे, जिसमें युद्धोत्तर स्थापनाएं, नाटो आदि हम लोग पढ़ेंगे। यूरोपीय समुदाय और उसका सुदृढ़ीकरण एवं प्रसार और यूरोपीय संघ हमें पढ़ना है। इसके बाद 27 नंबर के टॉपिक में हमें सोवियत यूनियन का विघटन और एक ध्रुवीय विश्व का उदय हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोग सोवियत साम्यवाद, सोवियत यूनियन को पात तक पहुंचाने वाले कारक, पूर्वी यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन और शीत युद्ध का अंत और अकेली महाशक्ति के रूप में यूएसए के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो ये जो हमने आज देखा हिस्ट्री ऑप्शनल का पूरा सिलेबस है।
इसका पीडीएफ फॉर्म आपको बैक टू स्कूल के टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगा। इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे। ये विस्तार से वीडियो बनाया गया है ताकि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस अच्छे से पता हो, और जब आपको अच्छे से पता होगा तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।